एक बार पुनः घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को शुभ दोपहर, गुड आफ्टरनून। हम लोग 5 मिनट, अच्छा 5 मिनट अभी गुड आफ्टरनून में बचा है, जैसा कि जानकारी मिली है। तो सुप्रभात, तो मैं बदल लेता हूं, सुप्रभात कर लेता हूं। हम लोग बायोलॉजी की कक्षा में, और आज से बायोलॉजी की अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, वो कमीशन हो कि कंपटीशन हो, किसी भी स्तर में, उस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहले तो आप न्यूट्रिशन को जानिए, समझिए, जिसको हम लोग पोषण कहते हैं, और फिर पोषण के क्रम में ही हम पाचन को देखने का प्रयास करेंगे। पोषण के क्रम में ही पाचन को देखने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग का जो टॉपिक है, ये तो ठीक है, पाचन तंत्र है, लेकिन हम लोग का टॉपिक क्या है, क्योंकि हम इसको इसी में एसिमुलेट कर लेते हैं, पोषण और एवं पाचन तंत्र। तकरीबन इसमें 28 अध्याय है। ठीक है, कितना अध्याय है? 28 अध्याय है। 28 अध्याय कौन कौन सा है? एक तो है पोषण, दूसरा है पोषक पदार्थ, तीसरा है पाचन तंत्र। ठीक है, ये आधा मानो, ये एक है, ये एक है। इसमें पाचन तंत्र में भी आधा है, और वह है पाचन ग्रंथि। लेकिन चूंकि वो तंत्र का ही हिस्सा है, लेकिन है ग्रंथि, तो ग्रंथि भी एक सिस्टम में है, पढ़े होंगे। 2-3 ग्रंथि होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। अभी कुछ मत लिखिए, अभी समझिए कि हम लोग कितने महत्वपूर्ण कक्षा में, और हमारी कोशिश है कि आज से कल तक हम इसे पूरा कर लें। तो इसमें कई अध्याय सिमटे हुए हैं, तो खुद देख लीजिए। जैसे लीवर अध्ययन करेंगे, उसमें यहां है पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, थाइमस, उसका अध्ययन उसमें नहीं होगा। मिक्स पैंक्रियाज, उसका अध्ययन उसमें होगा। मतलब आधा ये भी रखो, आधा, तो कुल मिलाकर यहां हम प्लस आधा इक्वल टू 3 अध्याय कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है कि नहीं? तो 3 अध्याय का अध्ययन हम आज से लेकर कल तक। इसलिए यह एक ऐसी कक्षा है जहां से 2 क्वेश्चन कम से कम किसी न किसी रूप में, कम से कम, अधिकतम तो 3 और 4 भी होते हैं। यदि बायोलॉजी में तुम बहुत सारे चैप्टर को छोड़ भी दोगे, लेकिन इसको कर लोगे, तो तकरीबन 25 से 30% क्वेश्चन तुम्हारा तैयार हो जाता है। तो खुद समझ जाओ कि कितने महत्वपूर्ण कक्षा के क्रम में बैठे हो, और इसको बड़े गंभीरता से और जाकर के एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ने की कोशिश करना। आपको बराबर मैं कहता भी हूं कि किताब का अपना स्थान है और मार्गदर्शक का अपना स्थान होता है। दोनों का अपना अपना स्थान है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। स्टार्ट करना चाहेंगे सबसे पहले कहां से? न्यूट्रिएंट्स से, पोषण से। तो लिखिएगा पोषण, 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 न्यूट्रिशन। यह एक जटिल प्रक्रिया है। पोषण यह एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जटिल प्रक्रिया है, जिसमें भोजन को क्या किया जाता है? पहले भोजन को ग्रहण किया जाता है। भोजन को ग्रहण करना, पचाना, भोजन का ग्रहण, पाचन, पाचन, और पचे हुए पदार्थ को, अरे वहां पे वो अभी भावना कुमारी गायब है,
अच्छा तुम खड़ा हो तो ये हैया क्या होता है? हैया हम पूछे कि वहां से भावना कुमारी गायब है तो कहता है सर हैया। ठीक है, तुम बिहारी लोग कभी नहीं सुधरेगा, तुम बिहारी लोग कभी नहीं सुधरेगा, बैठो। ठीक है, कहते ना कि सर यहां पर बैठा है, कितना अच्छा लगता है, हैया सर। तुम्हारा बिस्किट बहुत मीठा रहता है, कल मेरा ब्लड शुगर बढ़ा दिया था, वो तो मैं एक डॉक्टर की सलाह लिया, दाल चीनी या पानी पिया, तब जाके मैं नियंत्रण में आया। ठीक है कि नहीं? आगे लिखो। हाँ, क्या लिखे? एक ले लूंगा तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगा। कहता है मेरी आत्मा को शांति मिलेगा। अच्छा ले लेंगे, हम बीच में ले लेंगे। लाओ खा ही लेते हैं इसका पहले। बिस्किट तो है इसका शानदार, लेकिन शुगर बढ़ा देता है। खोल के दो ना यार। ठीक है, हाँ चलो, बड़े अच्छे जगह पे हम लोग हैं। पोषण किसको कहते हैं? तो पोषण में क्या आता है? पोषण में आता, एक ही दो ना यार, नहीं नहीं नहीं, शुगर बढ़ जाता है। ठीक है, फिर डॉक्टर साहब का सलाह मानना पड़ेगा। हाँ, तो कहा थे हम लोग, बड़े अच्छे जगह पे थे कि पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है, या पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम भोजन को ग्रहण करते हैं, पाचन करते हैं, और पचे हुए भोजन को रक्त में पहुंचाते हैं। कहते हैं ना, बड़े पुराने जमाने में बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि बुआ रे तोरा देह में नहीं लगे छो कि खाई छे कत जाई छो। गलत नहीं कहा, देखो विज्ञान ही कहते थे वो, लेकिन उनके कहने का ढंग इतना सरल रहता था कि आदमी समझ नहीं पाता। वही था कि घर में शरीर में नहीं लगे छो, मैं शरीर में क्या, भोजन जो पचेगा वो किस में जाएगा? वो रक्त में जाएगा, और जो अनपचा रहेगा वो बाहर जाएगा, पाकिस्तान। ऐसा है, समझ गए होगे? ठीक है कि नहीं? तो ये हंसना नहीं, सब तो नेचुरल क्रिया है। जो अनपचा रहता है वही बाहर जाता है, जो पचेगा, जैसे इसके बुआ रे थोड़ा देह में नहीं लगे छो कि, ठीक है कि नहीं? तो जैसे इसका तो खाता है बिस्किट, तो शरीर भी बिस्किट का जैसा बिस्किट रहता है वैसा हो गया। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए, तो क्या लिखे? भोजन को रक्त तक पहुंचाता है। इस प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। पोषण कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? एक ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मतलब स्वपोषण, ये होता है स्वपोषण। ठीक है, यह है स्वपोषण। और दूसरा है परपोषी, हेट्रोट्रॉपिक, परपोषी। पहले इसको याद रखो। ठीक है, क्या लिखे? पोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला परपोषी, पहला स्वपोषी जिसको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। दूसरा स्वपोषी, नाम से ही स्पष्ट कि जो भोजन अपना, तो लिखेंगे स्वपोषी का अर्थ है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे जैसे हरे पौधे, हरे पौधे। ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, बीजीए, बीजीए, बीजीए हुआ ब्लू ग्रीन एल्गी। ये सब क्या है? ये सब स्वपोषी है। अब यदि अब इसको देख करके मन करता है कि थोड़ा सा बात
थोड़ा परिचर्चा चले। सृष्टि कितने प्रकार के होते हैं ऑटोट्रॉपिक? मुझे तुम नहीं बैठी रहती तब तो हम एक ही बता के निकल जाते, पतली गली से निकल जाते, लेकिन तुम बैठी हो, मेडिकल का तैयारी करती हो। तक एक होता है, पहला होता है फोटो ऑटोट्रॉप्स और दूसरा होता है केमो ऑटोट्रॉप्स। अभी जो मैंने कहा सल्फर बैक्टीरिया वो केमो ऑटोट्रॉप्स है, और अभी जो मैंने बताया आपको ग्रीन पौधा और बीजीए वो क्या है, ब्लू ग्रीन की, वो फोटो ऑटोट्रॉप्स है। तो इसके भी दो टाइप होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स। इसका एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट, इसका एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट, और बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका है ये केमोट्रॉप्स है, रसायन संश्लेषण से भोजन बनता है, केमोट्रॉप्स। और इसका एग्जाम्पल होता है अभी जो लिखे हो क्या, सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। धन्यवाद, खुश रहो, बहुत बड़ा अधिकारी बनो। ठीक है, आज बिस्किट नहीं आया, कहां गया वो, आज नहीं आया। ठीक है, आज ऐसा तूफान आया कि नहीं आया, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, केवल गाना गा सकता हूं कि तूफान को आना है। गाना सुने हो ना, कि तूफान को आना है, आकर चले जाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। अब कक्षा आगे बढ़ती है, नेक्स्ट आगे बढ़ो। कहां है हम लोग? तो सल्फर, ये कौन सा बैक्टीरिया है? ये सल्फर बैक्टीरिया है, एक ऐसा बैक्टीरिया है, और किसका उदाहरण है ये? केमोट्रॉप्स का। आयरन, इसका दूसरा है फेज, दूसरा उदाहरण लिख देंगे आयरन बैक्टीरिया। अरे बैक्टीरिया लिख दो ना, सब डॉक्टर कट लिखो ना। तुम लोग के साथ दिक्कत है कि तुम लोग उसमें स्पेलिंग तलाशता है। स्वाति समझ रही हो ना, स्पेलिंग नहीं देखना है उसका। जैसे हम लिखे हैं बी और लास्ट में ए, तुमको मार देना। ठीक है कि नहीं? नहीं तो फिर हम चलते हैं अपना निकालते हैं नोट। ठीक है, तो आयरन बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया आशा समझ गए। अब आ जाइए, दूसरा है ऑटोट्रॉप्स, खत्म हो गया। ऑटोट्रॉप्स क्या आता है? हेलोट्रॉप्स, नाम से स्पष्ट है, पर पोषण दूसरे के ऊपर। ऐसा अनेक तुमको जीवन में कमीना दोस्त मिलेगा, और हो सकता है रूम में भी बैठा होगा ऐसे करके। और नालायक, इतना बड़ा नालायक होगा, हमारा था ऐसा दोस्त, हालांकि अभी बड़ा ऊंचा पद पे है वो। इतना अनकल्चर्ड दोस्त, कल्चर विभाग में रीजनल डायरेक्टर है। ठीक है, आज भी वो मुझसे सभ्य तरीके से बात नहीं करता है। पता नहीं कि उसके वचन में सभ्यता कब आएगी, ये मैं समझ नहीं पाता हूं। खैर चलिए मूल में आइए। और जब वो समझ जाएगा कि मैं क्लास में हूं, तब तो और भी वो असभ्यता दिखाता है उधर से। ठीक है, हम इधर नहीं सर, बिल्कुल सर 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 सर। इसके बाद जब मैं कक्षा से निकलता हूं, उसके बाद अपना फारा उड़ा बांध करके जितना वो कहे रहता है, यहीं से शुरू करता हूं, कुत्ता से शुरू करता हूं, लास्ट में चूहा, इकिडना, पेलिटिपस। जितना मैं सामान्य अध्ययन जानता हूं गाली की भाषा में, वो सब उसको डाल देता हूं। ठीक है कि नहीं? मूल में आ जाइए, लिखिए आगे क्या लिखे। हाँ, तो वो जो तुम्हारा दोस्त होगा, जो रूम में होगा, वो ऐसे करके बैठा हुआ होगा, रेडियो सुन रहा होगा या टीवी देख रहा होगा। आ जाइएगा, कहेगा भाई आए भी गेलो, चलो चलो भोजन बनाओ, बड़ा भूख लागल है। उसी समय तुम्हारा पारा क्या होगा कि अभी तुम्हारे ही जैसे नालायक के लिए बड़े सर कह रहे थे क्लास में। उनका एक बात भी गलत नहीं रहता है, सब बात वो पहले से कह। तुम्हारी भागता है कि नहीं भागते हो तुम यहाँ से? पहले रूम छोड़ो तुम यहाँ से, ठीक है कि नहीं? फिर वो तुमसे माफी उफी मांगेगा, फिर कमिटमेंट करेगा कि चलो आई हम बर्तन धो दे छी, ठीक है कि नहीं? तो वही है परपोषी। क्या है वो? परपोषी। तो लिखिए परपोषण। इसके कई प्रकार होते हैं, लिख दोगे? परपोषी
इसके कई प्रकार हैं, जैसे होलोजोइक, जैसे होलोजोइक, जैसे होलोजोइक, ठीक है। जैसे होलोजोइक, कौन जोइक? होलोजोइक। तुम इतना क्यों खामोश बैठे हो? हमारी डांट तुमको लगता है बुरा लग गया। अरे डांट को प्रसाद समझो। क्या समझो? प्रसाद। उसको खाओ। हाँ ठीक है, महसूस करो, ठीक है। हाँ तो हेलोजोइक, तो हेलोजोइक क्या है? हेलोजोइक क्या है? तो लिखेंगे हेलोजोइक का अर्थ होता है, ऐसे लिख दो, यह 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 जंतु के पोषण की प्रक्रिया है। हेलोजोइक जंतु के पोषण की प्रक्रिया है जो अमीबा से लेकर मनुष्य तक में पाई जाती है, जो अमीबा से लेकर मनुष्य तक में पाई जाती है, जो अमीबा से लेकर मनुष्य तक में पाई जाती है। और इसके कई चरण होते हैं, और इसके कई चरण होते हैं, इसके कई चरण होते हैं। जैसे सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं? क्या करती हो तुम जी? खाना खाते हैं। खाना तो सब खाना तो सब खाता है। पहले ग्रहण करते हैं, इंजेक्शन। पहले क्या करते हैं? इंजेक्शन। इसके बाद उसका होता है डाइजेशन। और डाइजेशन सबसे अधिक कहाँ होता है? डाइजेशन सबसे अधिक छोटी आंत में होता है। हाँ अब आवाज निकला इसका, ठीक है कि नहीं? तो लिखिएगा, क्या लिखे हैं? कई चरण होते हैं। जैसे जैसे इंजेक्शन, अंतर्ग्रहण, पहले ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, ग्रहण। अब ग्रहण करते हैं ये नहीं लिख रहे हो अभी कि ग्रहण करते हैं तो भोजन मुंह में डालते हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं लिखना है। मुंह में उसकी प्रक्रिया, भोजन का पाचन वहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है, मुंह से ही शुरू हो जाता है। लार, कई एंजाइम, और साथ में सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन रुको, अभी ग्रहण, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एकदम डेफिनेशन तोड़ तोड़ करके कि होलोजोई क्या होता है। तो ऐसा जंतु में पोषण की प्रक्रिया जो कई चरणों में संपन्न होते हैं, इसे आंतरिक पाचन भी कहते हैं। जैसे कई चरण में पहला चरण है ग्रहण, इंजेक्शन, दूसरा है डाइजेशन, देखो पाचन, और तीसरा है अवशोषण। इसको याद रखिएगा, पांचों चरण को, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। और जब अवशोषण हो जाएगा तो एसिमिलेशन होगा, स्वांगीकरण। देखो चौथा है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन या स्वांगीकरण, एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। और तब है पांचवा इंस्पिरेशन, एजुकेलेशन, निष्कासन, एजुकुलेशन, निष्कासन, निष्कासन। ऐसा नहीं कि स्वशासन। स्वशासन का पिता कौन थे? स्वशासन के पिता कौन थे जी? कॉर्नवालिस थे। तुम तो ज्यो ज्यो मुर्गी मोटानी थे तो दम छुटकानी, ठीक है। स्वशासन के पिता कौन थे? डलहौजी थे। और कौन बताएगा? क्योंकि इसमें सब लोग इतिहास आधा लोग पढ़ा हुआ है। एक तो असरानी कॉमेडियन था, वो सिनेमा बनाया था, हम नहीं सुधरेंगे। उसका पिता था रिप्पन। क्या नाम था? रिप्पन। स्वशासन का पिता कौन था? रिप्पन, भूलिएगा नहीं उसको। और लॉर्ड मेयो जो हुल्ले रे कर रहे थे, वो वित्तीय विकेंद्रीकरण का पिता था। और डलहौजी जो आप लोग इधर से हुल्ले रे कर रहे थे, वो हड़प की नीति का पिता था, फादर ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है कि नहीं? आगे चलो। फिलहाल अभी हम लोग कहां पे हैं? हम लोग होलोजोइक में हैं। होलोजोइक में भोजन के पाचन का कई चरण होता है।
उन 5 चरणों में पहला चरण क्या होता है? ग्रहण। दूसरा होता है पाचन, तीसरा होता है अवशोषण, चौथा होता है श्वांगीकरण और पांचवा होता है निकालो। पहला अंग्रेजी में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन और इजेकुलेशन। हो गया ना? क्या हो गया? 5 चरण कौन कौन हुआ? पहला इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेकुलेशन। बस ये चरण को याद रखिएगा। चरण भी कभी कभी परीक्षा में दे देता है और उल्टा पुल्टा कर लीजिएगा तो फिर समस्या हो जाएगी। पहले ग्रहण करते हैं, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, तब श्वांगीकरण होता है, मिलता है वो, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में सिमुलेशन होता है पानी वानी के साथ, और फिर जो अपचा रह गया उसको बाहर निकाल दिया जाता है। पूरे भोजन, यही पूरे पाचन की प्रक्रिया है, ठीक है कि नहीं? अब आइए नेक्स्ट। इस तरह के पाचन को लिख देंगे वहां। इस तरह के पाचन को आंतरिक पाचन कहते हैं, क्योंकि यह पाचन शरीर के अंदर में होता है। इस तरह के पाचन को आंतरिक पाचन कहते हैं, क्योंकि यह शरीर के अंदर में होता है। यह शरीर के अंदर में होता है। यह शरीर के अंदर में होता है, ठीक है? कहां होता है? यह शरीर के अंदर में होता है, याद रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट, अब दूसरा न्यूट्रिशन है सैप्रोफाइटिक डाइजेशन। तो लिखेंगे सैप्रोफाइटिक डाइजेशन, नहीं न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है कि ऐसा न्यूट्रिशन, ऐसा पोषण जो मृत जीव पे होता है। लिखेंगे यह मृत जीव पर होता है, सड़े गले पदार्थ पे होता है। यह मृत जीव पे होता है, सड़े गले पदार्थ पे होता है, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, जैसे बैक्टीरिया और फंगस। जैसे बैक्टीरिया और फंगस, जैसे बैक्टीरिया और फंगस, ठीक है? और याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है परीक्षा में, एक क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा निम्नलिखित में से न्यूट्रिशन का उदाहरण है जो पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? सैप्रोफाइट। क्यों? क्योंकि यह अपघटक भी है, डिकम्पोजर भी है। जो मृत जीव है उसको क्या करता है? ये डिके करता है। तो जब डिके करेगा तो वो क्या करेगा? पॉल्यूशन कंट्रोल भी करेगा। तो लिख देंगे यह, एक लाइन लिख दो, यह इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए इसे डिकम्पोजर भी कहते हैं। यह इकोसिस्टम में आप लोग को बताया है ना, इकोसिस्टम, इकोलॉजी सब पढ़ाया है ना जी? अरे बोलते क्यों नहीं है? हाँ, ऐसे ऐसे करने से होता है कि मुंह खोलेगा, ऐसे मुंह हमेशा खोला ही रहता है। कहेंगे यस सर करने के लिए तो मारता है। हाँ, कहां थे हम लोग? इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह अपघटक डिकम्पोजर है। तो क्वेश्चन चेंज, पढ़ लिए सब चीज, समझे नहीं तो गड़बड़ कर दोगे ना। तो निम्नलिखित में से किसकी भूमिका पॉल्यूशन कंट्रोल या पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक के रूप में? तो सैप्रोफाइटिक
न्यूट्रिशन जो होता है, कवक और बैक्टीरिया जो होता है, फंगस और बैक्टीरिया, उसको याद रखिए। तीसरा है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जैसे तुम्हारा नालायक दोस्त, ठीक है, बताते हैं क्या होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है कि उसमें एक को दो जीव होता है, दो जीवों का ये परस्पर संबंध है। जो दोस्त है तुम्हारा परस्पर संबंध है, लेकिन उसमें तुमको हानि होता है, उसको लाभ होता है। क्यों? क्योंकि वो तुमसे काम करवाता है, बर्तन मजवाता है, भोजन कटवाता, सब्जी कटवाता है, आटा सनवाता है, रोटी बनवाता है, इसके बाद बैठ जाता है कि भाई अब चलो भोजन करिए लीजिए। ऐसे कहता है जैसे लगता है वो तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा है, ठीक है कि नहीं? तो कहने का मतलब इसी को कहते हैं पैरासाइटिक संबंध। एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है, ठीक है कि नहीं? तुम कहोगे सर हमको क्या हानि, हमको तो अपना ही भोजन बनाना पड़ता। एक आदमी का भोजन बनाओगे, दो आदमी का बनाओगे तो थोड़ा सा श्रम में अंतर है। ऐसे क्रियाविधि तो उतना ही है, लेकिन श्रम में कहीं ना कहीं आदमी का बनाओगे और 10 आदमी का बनाओगे, दोनों में भी अंतर है कि नहीं है? बिल्कुल अंतर रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, मूल में आ जाइए। अभी हम लोग जब दिल्ली में दोस्तों के साथ रहते थे तो 3 रूम में 10-12 लड़के रहते थे। तो सब कहा कि भाई काम का बंटवारा हो जाना चाहिए। हम कहे बंटवारा तो खैर होना ही चाहिए, ठीक है। तो मैंने ही प्रपोजल दिया कि देखो ये जो चीका चीकी होगा कि अभी तुम वो कोई झाड़ू नहीं मारा, उस समय सोया हुआ है, नहीं कोई पानी नहीं भरा, उस समय वो कहीं बाहर चला गया। ये सब चीका चीकी से अच्छा है कि 10 आदमी 3 दिन बांट दो, और पूरा का पूरा काम वही 3 आदमी करेगा। 3 दिन समर्पित रहेगा, 27 दिन ऐसे करके। क्यों भाई खाना बन रहे? नहीं, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 27 दिन बैठ करके वो खाएगा और 3 दिन वो मेहनत करेगा, ठीक है कि नहीं? उसमें भी हो जाता था। हमारा एक मित्र है, अभी डीपीआर एडीएम रैंक का है, राकेश, मधुबनी में है। वो कहता था यार हम लोग खाना बनाते हैं तो हम लोग को लगता है 6 घंटा, तुमको 3.5 घंटा लगता है, ठीक है कि नहीं? हम कहे अपना अपना स्पीड है, वो तो काम करने का क्या होता है, तरीका होता है, अपना अपना स्पीड होता है। तुम जो है रोते हुए आटा सान रहे हो, हम जो है हंसते हुए आटा था। किसी काम को यदि तुम पढ़ते हंसते गाते हुए करोगे, अभी पढ़ रहे हो, एक होता है रोते हुए, नहीं तो उसके लिए पढ़ाई क्या लगेगा, उसके लिए कंपटीशन बहुत बोझिल लगेगा। एक होता है एकदम मस्ती में पढ़ रहा है, उसके लिए लगेगा पढ़ाई कुछ है ही नहीं। यहां से जब चले जाओगे तब लगेगा कि जा इससे अच्छा तो क्लास ही में थे, क्या मजा आ रहा था। थोड़ा बहुत टेंशन खाना का था, सर यदि एटीएम खाना का व्यवस्था कर देते। एटीएम खाने का मतलब है कि बटन दबा, खाना मिल गया, खिचड़ी मिल गया, शुरू कर लिया, पानी उधर गया, पी लिया, कितना अच्छा होता। या सरकार क्या करती कि जो भी संस्थान है वहां पर एक एटीएम लगा देती। नहीं, एटीएम ने खाना का एटीएम, जाता लोग अपना मग्गा ले खिचड़ी निकाल लेता, चोखा निकाल लेता, पी लेता, कितना अच्छा होता। कल्पना करो, कल्पना देखो, पहले विज्ञान में क्या होता है, कल्पना ही होता है। इसके बाद सब, पहले गैस भी जाता था कि नहीं सबके घर घर, पाइपलाइन जाता है कि नहीं जाता है? अब पाइपलाइन के माध्यम से गैस पहुंचने लगा कि नहीं? जब पाइपलाइन के माध्यम से गैस पहुंच सकता है तो ऐसा भी संभव है कि पाइपलाइन के माध्यम से दाल भी आएगा, चावल भी आ जाएगा। और हाँ सर, वो दिन कब आएगा सर? ठीक है, उस दिन आ जाएगा तो बड़ा आसानी हो जाएगी, जीवन और सरल हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखो, क्या लिखे? कौन सा पैरासाइट? वो तो क्या, पहला पैरासाइट खत्म। अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन तो लिखेंगे, इसमें 2 जीव होते हैं, इसमें 2 जीव का परस्पर संबंध होते हैं। परस्पर संबंध होते हैं जिसमें एक का पोषण या एक को लाभ, दूसरे को हानि होता है। एक का लाभ, दूसरे को हानि होता है। जो लाभ प्राप्त करता है उसको पैरासाइट कहते हैं। जो लाभ प्राप्त करता है उसको पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, जो लाभ प्राप्त करता है उसे पैरासाइट कहते हैं। जैसे
उदाहरण लिख लो, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ कीट, वायरस, अमरबेल का पौधा, उसको अमरबेल के पौधे को पादप पैरासाइट कहते हैं, पौधा प्लांट पैरासाइट। अमरबेल उसको अंग्रेजी में कहते हैं कसकुट्टा, अमरबेल को अंग्रेजी में कहते हैं कसकुट्टा। अब वहां लिख दो डैश में प्लांट पैरासाइट है, ये प्लांट पैरासाइट है, ये प्लांट पैरासाइट है। ये बराबर पूछता भी है कि निम्नलिखित में से प्लांट पैरासाइट के उदाहरण है, तो कौन है, कसकुट्टा या अमरबेल, याद रखिएगा। हो गया, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन खत्म। अब नेक्स्ट न्यूट्रिशन है सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक जब ये है तो ये दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाता है, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाता है। तो लिखेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन जिसको हम लोग कहते हैं सहजीवी पोषण, सहजीवी पोषण, सहजीवी लिखो ना, सहजीवी, साथ जीने वाला, ठीक है, साथ जीने वाला, साथ जीने वाला, सहजीवी, ठीक है, सहजीवी पोषण लिखेंगे। इसमें एक दूसरे को लाभ होता है, इसमें एक दूसरे को लाभ होता है। जैसे पढ़े हैं लाइकेन, पढ़े हैं ना, किसकी कनेक्टिंग लिंक है ये, यह अलगी और फंजाई का कड़ी है, लिख देंगे यह अलगी और फंजाई का कड़ी है, अलगी और फंजाई की कड़ी है। यह वायु प्रदूषण के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और प्रदूषित वायु में इसकी संख्या घटने लगती है और लुप्त हो जाती है। जहां पॉल्यूशन रहेगा लाइकेन की मात्रा कम रहेगी। सब लिख लिए हैं, कहां लिखाए थे, केमिस्ट्री की कक्षा में। और ये भी बताए थे कि यह जिस पदार्थ का लेवल का पता लगाता है उसका क्या नाम है, N2O। सब लिखे हैं, इसलिए तो हम ही बायोलॉजी हैं और हम ही केमिस्ट्री हैं, तो एक साथ हम कई चीजों को वहां पर लिख देते हैं। इसके बाद आइए माइकोराइजा, ये सिम्बायोटिक में एक और उदाहरण लिखो, माइकोराइजा, 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 माइकोराइजा कवक है, माइकोराइजा कवक है, माइकोराइजा कवक है, मैंने फंजाई है, जो पेड़ के जड़ में होता है, जो पेड़ के जड़ में होता है। माइकोराइजा का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जड़ में जब पाया जाता है तो संक्रमण से रक्षा करता है और जल के अवशोषण की क्षमता को भी क्या करता है, बढ़ा देता है। कौन, यह माइकोराइजा। तो ये दोनों चीज लिख लो, माइकोराइजा, माइकोराइजा पौधे में जल के अवशोषण को बढ़ाता है, पौधे में जल के अवशोषण को बढ़ाता है एवं मिट्टी में पौधे में जल के अवशोषण को बढ़ाता है। ये लिखे पहले, एवं मिट्टी में, एवं मिट्टी में, एवं मिट्टी में लवण, लवण और शुष्कता की मात्रा को घटा देता है। शुष्कता, ड्राइनेस, ड्राइनेस की मात्रा को घटा देता है। संक्रमण से बचाता है, संक्रमण से बचाता है, संक्रमण से बचाता है, संक्रमण से बचाता है। कौन संक्रमण से बचाता है, माइकोराइजा। और यह सब जब होगा तो क्या बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, किसका, फसल का। तो कभी कभी पूछता है माइकोराइजा के संबंध में सत्य पर विचार करें या असत्य पर विचार करें, 1 2 3 दे देगा।
ए दे देगा, बी दे देगा, सी दे देगा, अलग अलग, 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 2 3 सही है, इस तरह से आपको दे सकता है। ठीक है कि नहीं? हेलो, प्रणाम प्रणाम। हाँ हाँ बोलिए। आज तो मेरा एकदम 9 साढ़े 9 बजे तक एकदम बुक, बीच में 1 घंटा, हाँ 1 घंटा कल फ्री हम हैं। तब अब 1 घंटा हम अपने लिए नहीं जिएंगे, पानी सानी खाना वाना नहीं खाएंगे। हम मैं मिल लूंगा, मैं आप अपना व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं कह दूंगा किस समय किस दिन मैं फ्री रहूंगा। ठीक है? हाँ बोलिए। वो जब विज्ञापन आएगा तब शुरू करें। आप मुझसे आज रात में 10:30 बजे बात कीजिए। हाँ हाँ हाँ, जो बात फोन पे हो जाएगी, फोन पे कर लीजिएगा। ठीक है? ठीक ठीक, ओके। कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे हम लोग? माइकोराइजा। तो माइको, हाँ, तो वही मैं बता रहा था कि सत्य पर विचार करें। तो सत्य पर जब विचार करें तो सत्य में क्या होगा? सत्य में अभी मैंने आपको बताया कि दे देगा कि जल के अवशोषण को यह बढ़ाता है, मिट्टी की शुष्कता को बढ़ाता है, फसल की उत्पादकता को घटाता है। एक सही है, 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, सिर्फ 2 3 सही है, क्या मारिएगा? सिर्फ 1 सही है, क्योंकि शुष्कता में कमी लाता है, बढ़ाता नहीं है। और याद रखिए, शुष्क भूमि में कौन सा फसल हो सकता है? शुष्क भूमि में, अरे मोटा अनाज। जब पानी कम रहेगा तुम एकदम साफ झंडू है, झंडू चपंडुक। जब पानी कम रहेगा तो कौन सा अनाज होगा? मोटा अनाज होगा। कोदो, मरुआ, बाजरा, ज्वार, मूंगफली। तो मूंगफली मोटा अनाज नहीं है, उससे अलग हटकर। ठीक है कि नहीं? तो ये ध्यान में रखिए आप, ये सब भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। खैर, अभी हम बता रहे थे माइकोराइजा, ये सिम्बायोटिक रिलेशन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसका नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जिसका क्या नाम है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो लिखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन। पी लो, पूरा पानी पी लो, तालाब लगा दे यहां पे। गजब हाल है। कितना पानी पीते हो? बोलते हम है, पीती तुम हो। क्या लिखे? नाइट्रोजन फिक्सेशन लिखेंगे। दलहन की जड़ में, दलहन के जड़ में, दलहन की जड़ में उसमें जो गांठ पाई जाती है, उसमें जो गांठ पाई जाती है, दलहन की जड़ के गांठ में या दलहन की जड़ की गांठ में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाई जाती है। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाई जाती है जो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। हेलो, गुड आफ्टरनून। अभी तो मैं क्लास में, और 10:30 बजे रात में बात कीजिए ना हमसे। अच्छा, 19 को इंटरव्यू कब? अभी नहीं दिया है ना, तो आप 10:30 बजे आज हमको बात। ठीक है, आप हमसे 10:30 बजे बात कीजिए ना। ठीक ठीक। कहा थे हम लोग? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन याद रखिएगा। ठीक है? तुम्हारे सामने देखो, सुबह से हम हैं, लड़का सब 5 मिनट वक्त मांगता रहता है। अभी इंटरव्यू देगा बीपीएससी का, 5 मिनट मांग रहा है, समझा? तुम्हारे साथ हम इतने देर से हैं, तुम मेरे महत्व को नहीं समझ रहा है। बात समझा कि नहीं? तो ठीक से पढ़ो बाबू। कहाँ है हम लोग?
नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा? राइजोबियम। तो राइजोबियम को घेरो घेरो घेरो, बढ़िया से घेरो पहले, ठीक है। अब एक और भी है, आपके आपका आंत है, कहती है कहाँ है सर? आंत है ना, सबके पेट में आंत होगा। हेलो, नमस्कार। हाँ, SO2। हाँ अच्छा, हाँ हाँ प्रभाकर जी। अरवल जिला, हाँ अरवल जिला, हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। हम्म हम्म हम्म। अच्छा, वो दोनों ये अब हमको लगता है कि एक ही अरबन में चेंज नहीं हुआ है, तो देख लेंगे, ठीक है। रविवार को ठीक है, मंगल को मिलते हैं तो बताए थे। वो तो हमको देखना, वो तो एस्टेब्लिशमेंट तो मेरा है नहीं डीओ का, वो तो देखना पड़ेगा ना कि कौन सा कौन लोग थे। तो देखना पड़ेगा, नहीं पूछ पाता हूँ, ठीक है। हम्म हम्म। हाँ हाँ हाँ, ये तो है, तो इसको थोड़ा सा हम दिखवा लेते हैं। नहीं नहीं, आज ही करना है कि उसको एक दो दिन लगेगा उसको? 24 घंटे। तो हम किसी से पूछे, राजेश जी से या विनय जी से पूछिए ना, विनय जी को पता, विनय जी का नंबर है, तो एक बार उनसे पूछिए ना, वो तो एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं, उनको पता हो, ठीक है। धन्यवाद। कहाँ थे हम लोग? हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन में थे, ठीक है कि नहीं? कहाँ थे हम लोग? नाइट्रोजन फिक्सेशन में थे। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसी कड़ी में अभी मैंने कहा कि आपके आंत में, आपके शरीर में भी आंत होता है, वहां पे भी सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। तो लिखेंगे मानव के आंत के सहजीवी जीवाणु, मानव के आंत में भी सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं, सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं जो विटामिन बी के साथ, जो विटामिन बी के साथ पाचन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। विटामिन बी के साथ पाचन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, संपन्न करते हैं। याद रखिएगा कि यह सहजीवी जीवाणु किस खाद्य पदार्थ में मिलता है। यदि आपसे कभी पूछ दे कि यह ई कोलाई जैसे है, या जिसको हम लोग सहजीवी जीवाणु कहते हैं, किस में मिलता है? दही में। जो दही है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना जी। इसके बाद, इसके बाद आपका चोकर युक्त खाद्य पदार्थ में, केला में, आटा में, लहसुन में। क्यों कहा जाता है लहसुन खाइए, ठीक है कि नहीं? केला खाइए, ये सब भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केला है ना, कि यदि किसी का पेट बहुत खराब है तो कहा जाता है केला खा लो, ठीक है कि नहीं? तो उसे केला खाने से क्या होता है? पेट को बांध देता है। तो वो ये दो तीन चार ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो क्या करता है, ये सजीवी जीवाणु की मात्रा को बढ़ाता है। और ये सजीवी जीवाणु जब ही है तो क्या है? लाभप्रद है, शरीर के लिए क्या है? लाभप्रद है। तो लिख देंगे कुछ ऐसे पदार्थ, खाद्य पदार्थ हैं जो सहजीवी जीवाणुओं की संख्या में
जो सहजीवी जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि में सहायक होते हैं। सहजीवी जीवाणुओं की संख्या की वृद्धि में सहायक होते हैं, सहायक होते हैं। जैसे जैसे दही, दही, छाछ, छाछ, छाछ पिए हो? छाछ, आजकल अमूल का भी छाछ आ गया है। रेशेदार सब्जी, रेशेदार सब्जी, चोकर युक्त आटा, चोकर युक्त आटा, केला, लहसुन, केला और लहसुन, केला और लहसुन, केला और लहसुन। ठीक है, तो इस तरह से हेट्रोट्रॉपिक में होलोजोइक पढ़े, सिम्बायोटिक पढ़े, पैरासाइटिक पढ़े नहीं, तो एक साथ आपने हेट्रोट्रॉपिक में कितने भाग में बांटकर उसका अध्ययन किया। सिम्बायोटिक उसमें काफी महत्वपूर्ण है। और लास्ट वाला जो आपका है कि मनुष्य के आंत में भी ई कोलाई होता है, जो सहजीवी संबंध को दर्शाता है। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो इसे बेहतर बनाते हैं, जैसे छाछ, दही, चोकर युक्त आटा, रेशेदार सब्जी, केला, लहसुन, और ये सभी जो मैं लिखाया हूं आपके खाद्य पदार्थ में भी होने चाहिए। ठीक है, पाचन को ठीक करने में इन सबकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अब इसी कड़ी में हम लोग, अब ये हो गया पोषण हो गया। अब पोषण के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे पोषक पदार्थ कि पोषक पदार्थ कौन सा होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या, ये तो हुआ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स कौन सा होता है, तो न्यूट्रिएंट्स के भी दो भाग होते हैं। एक होता है मैक्रो, बृहत, एक होता है माइक्रो, छोटा, सूक्ष्म। मैक्रो में सबसे ज्यादा क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो लिखो पोषक पदार्थ। अब लिखो पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ लिखिएगा। भोजन में उपस्थित, भोजन में उपस्थित ऐसे रासायनिक पदार्थ, भोजन में उपस्थित ऐसे रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, वृद्धि और विकास के लिए, वृद्धि और विकास के लिए, वृद्धि और विकास के लिए, प्रतिरक्षा के लिए, प्रजनन के लिए, प्रतिरक्षा और प्रजनन के लिए, प्रतिरक्षा और प्रजनन के लिए, प्रतिरक्षा और प्रजनन के लिए पाया जाता है, उसे पोषक तत्व कहते हैं। पाया जाता है उसे पोषक तत्व कहते हैं, उसे पोषक तत्व कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, आवश्यक नहीं, इसके दो भाग होते हैं। पहले ये लिख लो, इसके दो भाग होते हैं। पहला बृहत, बृहत क्या होता है, बृहत, बृहत में लिख देंगे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पहला भाग है बृहत, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। मैक्रो वो होता है कि जो ऊर्जा देता है। ये क्या देता है, बृहत तत्व। कैसे पहचानोगे कि ये बृहत तत्व है, जिसको खाने से आपको ऊर्जा मिलती है। और सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, 1 ग्राम फैट से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है।
उसको आगे पढ़ेंगे, पहले तो उदाहरण लिख लो। तो क्या क्या लिखे हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के उदाहरण है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। पूछेगा परीक्षा में कि निम्नलिखित में से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के उदाहरण नहीं है। ए विटामिन, 2 कार्बोहाइड्रेट, 3 फैट, 4 प्रोटीन। क्या मारिएगा? विटामिन। विटामिन माइक्रो है। विटामिन क्या है? माइक्रो है और उससे ऊर्जा नहीं मिलती है, तो वहां पे मैक्रो में यह भी लिख दो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन है और इससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। बस इससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किससे? किससे? अब आइए दूसरा है माइक्रो, सूक्ष्म। तो लिखेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे लिखो विटामिन, विटामिन। इसके बाद लिख लो मिनरल, 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 जल इत्यादि, जल इत्यादि। हेलो, हाँ जी, हाँ क्या हाल है बेटा? ठीक है। अभी तो क्लास में ही है बेटा, तो पता है 2:30 बजे फ्री होते हैं। ठीक है। क्या कर? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। मम्मा से बात हो गई? अच्छा, अभी से नहीं है, 2:30 बजे करो ना, आराम से करते हैं। ठीक है बेटा, तुम तो समझदार किया है। अच्छा टाइम रखो ना, तुम बचा के रखे ना, हम ही कर लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बात कर लो। 26 को कह दिए हैं। ठीक, हाँ कह दिए हैं, वो जाएंगी बड़ी दिल्ली से कृति, उसकी कृतिका की मम्मी जाएगी। ठीक है ना? हाँ हाँ जी, वो आएंगे और वो कृति हम लोग थे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म जीव में थे। और सूक्ष्म जीव के उदाहरण कौन कौन से हैं? विटामिन है, विटामिन है और विटामिन है, मिनरल्स हैं और जल है। हालांकि जल से किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है,
आपसे परीक्षा में पूछे कि एक बाल्टी जल में, एक कड़ाही जल, एक गिलास जल में सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? किसू से नहीं, किसू से नहीं, क्योंकि जल से ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन से ऊर्जा नहीं, विटामिन हमें बीमारियों से बचाता है, उससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो पहला लाइन यही लिखा है एनसीईआरटी में, इसीलिए पूछता भी है कि निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी मिलती है। इसी तरह से प्रोटीन से जितना कार्बोहाइड्रेट देता है ऊर्जा, उतना ही प्रोटीन भी देता है, लेकिन सबसे ज्यादा फैट देता है, याद रखिएगा, ठीक है कि नहीं? ग्लूकोज के मिलने से कार्बोहाइड्रेट बनता है, या कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो ग्लूकोज में टूटता है, फैट टूटता है तो फैटी एसिड में टूटता है, अब प्रोटीन टूटता है तो एमिनो एसिड में टूटता है। प्रोटीन की इकाई क्या होती है? एमिनो एसिड होती है। प्रोटीन की इकाई क्या होती है? एमिनो एसिड होती है। तो इनको भी, इस सबको भी ध्यान में करके रखिएगा परीक्षा के दृष्टि से। आगे हम लोग अगले कक्षा में जब न्यूट्रिएंट्स पढ़ाएंगे, पोषक पदार्थ पढ़ाएंगे, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन सबको डिटेल पढ़ाते हैं। फिलहाल तो अभी हम न्यूट्रिएंट से सीधे हम लोग प्रवेश कर रहे हैं किस में? पाचन तंत्र में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है? फिर लिखिएगा, नोट में लिख दो, नोट में वो लिख दिए थे ना, विटामिन, जल, मिनरल्स इत्यादि। फिर लिख देंगे जल तापमान को नियंत्रण करने में, तापमान को नियंत्रण करने में, जहरीले पदार्थ को निकालने में, जहरीले पदार्थ को निकालने में, और जहरीले पदार्थ को निकालने में, और बाहरी आघात को कम करने में मदद देती है। बाहरी आघात को कम करने में मदद देती है। बाहरी आघात को कम करने में मदद देती है, ठीक है? बाहरी आघात को कम करने में कौन मदद देती है? जल मदद देती है, ठीक है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कभी तुम सड़ा हुआ समोसा खा लो, ध्यान से सुनिए, सड़ा हुआ समोसा खा लीजिए, टेंशन नहीं लेना है। 10-20 बाल्टी पानी, सॉरी 10-20 गिलास पानी पी लीजिए। बाल्टी पानी तो पी नहीं पाइएगा, लेकिन 10-20 गिलास पानी पीकर, अभी लिखवा है ना कि जल जहरीले पदार्थ को निकालने में ही मदद करता है, ठीक है कि नहीं? तो बहुत सारी बीमारी में है, और पाचन संबंधी बीमारी में तो डॉक्टर हमेशा कहता रहता है यदि अपच हो गया तो पानी पियो, पानी पियो। इसलिए क्या किया था? पानी चढ़ाया भी जाता है, ठीक है कि नहीं? पानी चढ़ाने, क्योंकि यदि शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो फिर डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, और डाइजेशन ठीक से नहीं होगा तो जहरीले पदार्थ जो शरीर में है वो फैलता जाएगा। तो इसीलिए पानी की बड़ी भूमिका। और अभी आपने पढ़ा कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा यौगिक कोई है तो क्या है? पानी है। इसलिए पानी की मात्रा तो शरीर में ऐसे भी संतुलित रहनी चाहिए। तो यह है पानी की महत्ता। पानी से हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। तुम बहुत गर्मी महसूस कर रहे हो, अब पानी पी लोगे, 2-4 बाल्टी ही बड़ा बढ़ा जाता है, ठीक है कि नहीं? 2-4 ग्लास पी लोगे तो तुम्हारा कहीं ना कहीं तुमको ठंडा का भाव उत्पन्न होगा। तो यह है हमारा क्या? पोषण पदार्थ, जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब आइए पाचन तंत्र। अब हम लोग किस में आ रहे हैं? पाचन तंत्र में। तो लिखेंगे पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, ठीक है? पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। चलिए, हमारा पाचन तंत्र देखो, पाचन तंत्र में हम लोग 2 भागों में बांट करके पाचन तंत्र को पढ़ेंगे। एक भाग मुख से शुरू करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, वहां से होते हुए, फेरिंक्स से होते हुए, ओसोफेगस से होते हुए, इसका स्टोमक से होते हुए, छोटी आंत, बड़ी आंत और एनस। एक भाग तो यह है आपका, जिसको हम पाचन का अंग कहते हैं। और दूसरा भाग है आपका जो पाचन का ग्लैंड है, जिसको हम लोग पाचन ग्रंथि कहते हैं। जैसे सलीवा,
सलीवा सलिवरी ग्लैंड से निकलता है। तो ये सलिवरी ग्लैंड, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये लीवर, ये पैंक्रियाज, ये सब क्या है? ये सब आपके पाचन ग्रंथि है। ये सब क्या है आपका? ये सब आपके पाचन माने डाइजेस्टिव ग्लैंड है। तो पूरे पाचन तंत्र को दो भाग में बांट दो। एक विभिन्न अंगों में बांट दो, जो बक्कल कैविटी से शुरू होगा, ओरल कैविटी से शुरू होगा और एनस तक होगा, और दूसरा होगा पाचन ग्रंथि जो सैलिवरी ग्लैंड से शुरू होगा और लास्ट में इंटेस्टिनल ग्लैंड तक हम लोग देख लेंगे। हम लोग का काम तमाम। तो लिखेंगे पाचन तंत्र के दो भाग हैं। लिखो पाचन तंत्र के दो भाग हैं। पहला है आहार नाल, आहार नाल, और दूसरा है पाचक ग्रंथि। पहला लिखो ना, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा है पाचन ग्रंथि। लिखो दूसरा भाग है पाचन ग्रंथि। अब लिखो आहार नाल के निम्नलिखित भाग है। आहार नाल के निम्नलिखित भाग है। आहार नाल कितना कितना किलोमीटर कहता, कितना मीटर होता है? 9 मीटर, 9 मीटर लंबा होता है। यह आहार नाल 9 मीटर लंबा होता है। यह आहार नाल, सबसे पहले आहार नाल के ये इतने भाग हैं। लिखो सबसे पहले माउथ, मुख, मुख गुहा, मुख और मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसनी, ग्रास नली, ग्रास नली, ओसोफेगस, ओसोफेगस, स्टोमिक, स्टोमिक, ठीक है। छोटी आंत, छोटी आंत जिसका हिंदी कितना कठिन है सो देखो, क्षुद्रांत, ठीक है, क्षुद्रांत, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन इसको कहते हैं। स्टमक को हिंदी में अमाशय कहते हैं। बड़ी आंत, बड़ी आंत क्या है? बृहद्रांत, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, बृहद्रांत, लार्ज इंटेस्टाइन। और लास्ट में है एनस या रेक्टम, एनस या रेक्टम। हाँ जी, एनस या रेक्टम, एनस या रेक्टम। ओके, चलिए अब आ जाइए, यहां से आगे निकलिए। एलिमेंट्री कैनाल दूसरा भाग क्या था? पाचक ग्रंथि। तो लिखेंगे पाचक ग्रंथि के तहत लार ग्रंथि 3 जोड़ा। देखो ना, लार ग्रंथि 3 जोड़ा। कितना जोड़ा? तुम्हारे मुख में भी 3 जोड़ा है? अच्छा, 3 जोड़ा। इसके बाद है अमाशय ग्रंथि, अनेक, अनेक, कई, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, अमाशय ग्रंथि। तीसरा है लीवर, लीवर कितना होता है लीवर शरीर में? 1। तुम्हारे पास 2 है, एक ही रहता है, लीवर 1। पैंक्रियाज 1, पैंक्रियाज भी 1 ही रहता है। पैंक्रियाज 1। आंतग्रंथि, आंत्रग्रंथि, इंटेस्टिनल ग्लैंड इलियम में होता है, इंटेस्टिनल ग्लैंड इलियम में होता है, यह भी अनेक होता है। आंत्रग्रंथि, आंत्रग्रंथि किसमें होता है? इलियम में होता है, यह भी अनेक होता है। अब हम लोग एक एक करके ये जितना भी है इसका पूरा सिनेप्सिस तैयार हो गया कि पाचन तंत्र के 2 भाग। एक भाग क्या है? एलिमेंट्री कैनाल,
और दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग है ग्रंथि। एलिमेंट्री कैनाल के तहत क्या क्या है? मुख, मुख गुहा, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, एनस, खत्म, भोजन को बाहर निकाल दिए। उसी तरह से पाचन ग्रंथि का उदाहरण है सेलेब्री ग्रंथि, जो मुख में पाई जाती है, 3 जोड़ा होता है। इसके बाद हाँ बता रहे हैं अभी। इसके बाद आपका है इसी कड़ी में गैस्ट्रिक ग्लैंड है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड के साथ साथ हमारा लीवर, पैंक्रियाज और इंटेस्टिनल ग्लैंड। ये ग्लैंड को भी हम लोग देखेंगे और इसको भी देखेंगे। सबसे बड़ी भूमिका होती है, सबसे शुरुआती भूमिका होती है मुख की। मुख में सलीवा की भूमिका होती है, दांत की भूमिका होती है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 4 प्रकार की दांत होती है। और मानव में हेट्रोडॉन्ट है। मानव विषम दंती है। हर दांत के अलग अलग कार्य होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। हालांकि उसका हिंदी बहुत कठिन है, याद रखिएगा, ठीक है कि नहीं। विशेषकर रदनक, चमड़नक, इसके बाद अग्र चमड़नक, ठीक है। तो अग्र चमड़नक हुआ कि जो अभी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो प्रीमोलर क्या हुआ? अग्र चमड़नक हुआ। अभी लिखा देते हैं, रुक जाइए। तो ये आपको पहले मुख में जो भोजन होता है, अभी बताए भी थे थोड़ी देर पहले कि मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होता है? मुख से। तो अब हम लोग एक एक करके देखना शुरू करेंगे। तो कहां से देखेंगे? सबसे पहले मुख से देखेंगे। तो अपना मुंह खोलो, मुंह खोल तो चलिए, हाँ अब चलिए शुरू कीजिए। मुख, मुख, हंसी आती है, हंसी, मुख, ठीक है। मुख खोलिए, मुख। मुख में 3 भाग है। मुख में 3 भाग है। पहला दांत, दांत। दूसरा जीभ, दांत, जीभ। तीसरा लार ग्रंथि, दांत, जीभ और लार ग्रंथि, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो लिखिएगा दांत। दांत, दांत के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहते हैं। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। मानव में पूरे जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं। मानव में पूरे जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं। 2 बार दांत निकलते हैं, ठीक है। पहली बार दूध का दांत, दूध का दांत जिसकी संख्या 20 होती है। तुम लोग का दूध का दांत टूट गया है ही? अरे वाह, नहीं इरशाद साहब, आपका तो नहीं होगा, आपका तो बुढ़ापा का दांत निकल गया होगा। दूध का दांत जिसकी संख्या 20 है। और दूसरा है अस्थाई दांत, परमानेंट दांत, जिसकी संख्या 32 होती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो मिल्क टीथ है, थक गई, क्या करोगे? पढ़ना तो बाबू पड़ेगा ही, ठीक है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। मूल बिंदु पे आ जाइए। जैसा कि मैंने अभी बताया, देखते हो बेचारा लगता है बेहोश हो रहा है, ठीक हो? अरे टाइट होके बैठो ना। अरे यार, ऐसे करोगे तो मास्टर जो है सो हतोत्साहित हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। क्या डांस देखना है, गाना सुनना है, तो और क्या मनोरंजन का साधन भी मौजूद है। शायरी सुनना है तो इरशाद साहब मौजूद है। हद हो जाए। चलो आगे चलोगे। अच्छा, बीच में प्रसंग आने दो। प्रसंग, पहले प्रसंग में है कि दूध का दांत 20 2 बार निकलता है।
अब 12 बार जो निकलता है वो एक ही बार निकलता है। 12 जो दांत है वो तुमको निकला होगा दूध के दांत के बाद, वो एक ही बार निकलता है। वो जब टूटता है तो फिर टूट जाता है, मतलब वो फिर आता नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो याद रखिएगा कुल मिलाकर 32 दांत है। अब लिखो, अति महत्वपूर्ण है कि मनुष्य के दांत विषम दंती है, मतलब अलग अलग आकार के मनुष्य के दांत विषम दंती है। पहला अंग्रेजी में लिखवा देते हैं, पहला इंसीजर, पहला है इंसीजर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, प्रीमोलर और मोलर। अब इसको लिख लीजिए हिंदी में। कृंतक को पहला लिखो इंसीजर, कृंतक, रदनक, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, ठीक है। ओके सर, हम लोग जो आपस में काटा काटी करते हैं उसमें कौन सा दांत काम आता है? बचपन में बहुत काटा काटी किए मैं सर, तो इसमें ये काम आता है। ठीक है कि नहीं, बात समझा? तो ये काटा काटी अब छोड़ो, काटा काटी से बाहर निकल गए हो तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इसको याद रखिए। पहले 4 प्रकार के होते हैं, लिखिएगा 4 प्रकार के होते हैं। अब सब में सबका क्या क्या काम है वो लिख दो। कृंतक का काम है काटना, काटना, कृंतक का काम है काटना, और इसका काटना, इसका चीरना, इसका चबाना खूब, इसका भी चबाना, दोनों का काम है चबाना, जम के चबाना। ठीक है, चबाना, चबाने से ज्यादा अच्छा लग दो। खूब चबाने का मतलब होता है उसका, उसके लिए हिंदी में एक वर्ड आता है पीसना। खूब चबाना या पीसना, या पीसना, है ना। चबाना पीसना में, चबाना का अग्रिम स्टेज क्या है? पीसना है। ओके, तो कृंतक का क्या काम है? काटना। रदनक का रोदना, रोदना मतलब चीरना, फाड़ना नहीं। जो जब तुम मांसाहारी होगे तो मांस को कैसे फट नहीं फटता है तो कैसे फाड़ते हो उसको? नहीं, लेकिन दूध पीते हुए, दूध से, ग्लास से दूध पीते हो तो कभी ऐसे होता है? आराम से पी लिए। तो शाकाहारी कोई काम बड़ा आराम से करता है, मांसाहारी कोई काम चीर फाड़, तो यहां चीर फाड़ है ये। ठीक है कि नहीं? भोजन करते समय मांसाहारी का ये बहुत डेवलप रहता है, वो लिख दो नोट में। मांसाहारी का, मांसाहारी का यह विकसित रहता है। ये 8, 4, 8, 12 होता है। टोटल कितना हो गया देख लो। यदि कभी पूछ दे कि इंसीजर कितना है, 8 है। कैनाइन कितना है, 4 है। प्रीमोलर कितना है, 8 है। मोलर कितना है, 12 है। तो लिख लो, वहीं पे लिख लो टोटल कितना होता है। 8, 4, 8, 4, 12, 8, 4, 8, 12, 8, 4, 8, 12, 8, 4, 8, 12 होता है। इसका एक फॉर्मूला भी आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, 2123/2123 इंटू 2। इसका एक फॉर्मूला पढ़ते होंगे आईएससी में, 2123/2123 इंटू 2, तो भी इतना ही निकलेगा। ठीक है कि नहीं? इस फॉर्मूला को लिख लीजिए, कोई खराबी तो नहीं करेगा। ब्रैकेट में लिख लो 2123/2123 इंटू 2। ओके, और दूध का दांत का फॉर्मूला कितना होता है? 2102/2102 इंटू 2।
दूध के दांत का फॉर्मूला होता है 2102/2102 इंटू 2। 2102 इंटू 2। चलो फिर लिख देंगे। ध्यान रखें कि मनुष्य का दांत मसूड़ा में धंसा होता है, इसीलिए इसको थियोडोंट भी कहते हैं। ध्यान रखें कि मनुष्य का दांत मसूड़ा में धंसा होता है, मसूड़ा में धंसा होता है, इसलिए इसे थियोडोंट भी कहते हैं। इसीलिए इसे थियोडोंट भी कहते हैं। थियोडोंट भी कहते हैं। जाकर के दांत देखिएगा किताब में, अपना तो है ही। तो आपका जो उजला वाला पार्ट है वो सबसे कठोर पार्ट है, और वो कठोर पार्ट है तो उसमें कल भी लिखाए थे क्या कि कैल्शियम और फास्फेट होता है। एनामेल उसको कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एनामेल कहते हैं। और कभी कभी आप सुनते होंगे कि आरसीटी कराए, आरसीटी कराए। तो आरसीटी दांत का कौन सा भाग कराए? पल्प का भाग। माने जो दांत है वहां पे, ये जो आपका मान लिया ये दांत है, तो यहां जो पार्ट होगा वो उसका आरसीटी होगा, ये इसको पल्प कहते हैं हम। और ये जो पार्ट है उजला रंग का, ये है आपका एनामेल। और ये जो घिरा हुआ है वो है आपका डेंटाइन। तो दांत यदि आप देखिएगा दांत की संरचना को, तो पल्प में हम आरसीटी करते हैं, या आरसीटी किस में करते हैं? हम लोग दांत में करते हैं। एवरीडे साइंस है। आपसे यदि पूछ दे कि डॉक्टर चिकित्सा करता है, आरसीटी करता है, निम्नलिखित में से किस अंग में? आंख में, नाक में, दांत में, मुंह में, मतलब दे देगा तो क्या मारिएगा? दांत में। तो वहां लिख दो नोट में, डॉक्टर आरसीटी दांत में करता है। डॉक्टर आरसीटी दांत में करता है। और दांत का सफेद भाग, और दांत का सफेद भाग, और दांत का सफेद भाग एनामेल कहलाता है। दांत का सफेद भाग एनामेल कहलाता है, जो शरीर का सबसे कठोर भाग है। जो शरीर का सबसे कठोर भाग है, जो शरीर का सबसे कठोर भाग है, जो शरीर का सबसे कठोर भाग है, ठीक है, जो शरीर का सबसे कठोर भाग है। ओके, खत्म हो गया। दांत में सारी बात पढ़ ली है। एक ये लिख देना, 32वां दांत अकल दांत है, जिसे अवशेषी अंग भी कहते हैं। और ये अकल दांत हालांकि 20 साल के बाद ही निकलता है। आप लोगों में से कुछ का नहीं भी निकला होगा, तो तुम्हारा नहीं लगता भी नहीं है, तो लिख देंगे। क्या लिखे? यहां ये लिख दो ना नोट में, मनुष्य का 32वां दांत, मनुष्य का 32वां दांत अकल दांत होता है। अकल दांत होता है, जिसे अवशेषी अंग भी कहते हैं, जिसे अवशेषी अंग भी कहते हैं, ठीक है। एक और लिख देना, और तो लिख ही दिए ऊपर में। मांसाहारी में रदनक मजबूत होता है, रौदता है, ठीक है, चीड़ता है। और बच्चों में 21/2100 लिखाए थे ना, तो क्या नहीं रहता है? अरे प्रीमोलर नहीं रहता है, अग्रचवर्णक नहीं रहता। बच्चों में क्या अनुपस्थित रहता है? तो यदि आपसे पूछ दे कि बच्चों में 6 साल से कम आयु के बच्चों में क्या अनुपस्थित रहता है? प्रीमोलर। तो वहां नोट में लिख दो, नोट में बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है। बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है। नहीं होता है।
एक और लाइन लिख दो। दांत में 3 भाग होते हैं, एनामेल। दांत में 3 भाग होते हैं, एनामेल। दांत में 3 भाग होता है, एनामेल। एनामेल, एनामेल। दूसरा डेंटाइन, डेंटाइन, DENTIN। और डेंटाइन को ब्रैकेट में लिख दो अधिकतम भाग। मैंने दांत में अधिकतम भाग किसका है? डेंटाइन का है। मैक्सिमम पार्ट, अधिकतम भाग डेंटाइन है। तीसरा है पल्प। तो RCT जो करते हैं वो पल्प का ही करते हैं, पल्प, PULP। तो RCT किसका करते हैं? पल्प का ही करते हैं। एनामेल क्या है? कठोर भाग है। किस चीज का बना है? कैल्शियम फास्फोरेट का। ये मजबूती क्या, कौन सा पदार्थ करता है? फ्लोरीन। इसीलिए तुम लोग जो टूथपेस्ट होता है उसमें फ्लोराइड होता है। तो फ्लोराइड क्या करता है? वो दांत को मजबूत बनाता है। फ्लोराइड क्या करता है? वो दांत को मजबूत बनाता है। वो भी लिख दो, एक लाइन और लिख दो। दांत में फ्लोरीन, दांत में फ्लोरीन, फ्लोरीन मजबूती प्रदान करता है। दांत में फ्लोरीन मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, मजबूती प्रदान करता है। एक और लाइन लिख देना। हाथी के ऊपरी जबड़ा का इंसीजर, हाथी का ऊपरी जबड़ा का इंसीजर, हाथी का ऊपरी जबड़ा का इंसीजर, इंसीजर बाहर निकला होता है, बाहर निकला होता है। ठीक है, बाहर निकला होता है। ठीक है, ओके। कई बार जब ब्यूटी की बात होती है, कभी कैलोलॉजी का अध्ययन करोगे, ब्यूटी शास्त्र का, तो ब्यूटी उसमें अधिक कहा जाता है कि जिसका चिक टीथ रहता है, माने गला, ये जो आपका ये जो धंसता है हंसने पर तो बड़ा खूबसूरत लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको ब्यूटी टीथ या चिक टीथ भी कहते हैं। ये बहुत कम में, अब यहाँ पर तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन हंसेगा। सबका फोटो खींचना होगा, उसका एनालिसिस करना होगा, तब जाके पता चलेगा कि चिक टीथ है कि नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, है किसका है? तुमको है, कहीं से लग नहीं रहा है बुढ़वा। कंट्रोल करके रहो ना। हम अपने कह देंगे, तुम मुंह में उंगली डालोगी तो कैसे कह देंगे? हम अपने कह देंगे इसके पास। अरे आपके पास तो गजदंत है, गजदंत। हाथी का जो होता है गजदंत, आपके पास वही है। दिखा रहा है कि सर देखिए तो इधर से थोड़ा सा हद है। कितना बार कहते हैं कंट्रोल करके रहो। अब आ जाइए, दांत हो गया खत्म। तो दांत में इससे ज्यादा कुछ नहीं याद करना है। दांत के बाद आ जाइए जीभ में, जीभ। अब अपना अपना जीभ निकालो, जीभ के विषय में लिखो, लिखो ना जीभ। अब मुंह बंद कर लिया, देखो इसको। जीभ यह एक मांसल संरचना होती है जिसकी लंबाई 3.5 इंच होता है। तुम्हारा कम है, कोई बात नहीं, 3.5 इंच होता है, ये एवरेज है। इसमें 900 टेस्ट बड होता है, समझ जाओ। इसमें 900 टेस्ट बड होता है। तो जीव कहते हैं ना, जीव चटोर है। हम लोग के यहां बड़ा कॉमन वर्ड है, बड़ा जीव चटोर छे, जिए के लेल खाई छे। नहीं तो जिए के लिए नहीं खाई छे, खाने के लिए जीता है। तो जीव चटोर जो होता है, खूब तलीय पदार्थ तरह तरह का खाता है, लगता है कि वो जीने के लिए ही खा रहा है। ठीक है, अंत में उसको भोजन ही उसको खा लेता है। मूल में याद रखिए, तो 3.5 और उसमें 900 टेस्ट बड होता है। साथ ही शरीर के ताप को रेगुलेशन में भी उसकी भूमिका होती है। किसकी? जीभ की। डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर के पास 2 चीज देखता है। हाँ, एक देखता आंख और दूसरा जीभ। तो बाहरी रूप में, और तीसरा नाड़ी। आंतरिक रूप में वो देखता है एक ही रिपोर्ट, हीमोग्लोबिन की मात्रा और WC की मात्रा। और आजकल प्लेटलेट्स की मात्रा भी इस जोन सब में देखने लगा है।
हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, सशंकित हो जाता है, क्योंकि इसको कोई यदि बीमारी अटैक करेगा तो जल्दी ठीक नहीं होगा। तो 10 के नीचे यदि हीमोग्लोबिन आ जाए तो सतर्क हो जाइए, सेब ऊब खाना शुरू कर दीजिए, और सिर्फ खाइए ही नहीं बल्कि खिलाइए भी अपने अड़ोसी पड़ोसी को। साथ में दूसरा, अभी मैंने कहा कि डब्ल्यूबीसी का क्यों कहा मैंने नंबर, क्योंकि डब्ल्यूबीसी आपका पुलिस फोर्स ऑफ द बॉडी है। आज जितनी बड़ी संख्या में पुलिस रहेगी उतना सिक्योरिटी क्या रहेगा, टाइट रहेगा। अब प्लेटलेट्स की संख्या में अचानक से कमी, देखो सामान्य कमी होती है तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन यदि तेजी से कमी हो जाए तो डेंगू का लक्षण है, ठीक है कि नहीं। तो ये है आपके ब्लड में। हीमोग्लोबिन के विषय में बता ही दिए। अब बाहरी नाड़ी और आंख यदि पीला है आपका तब बीमार है। उसी तरह से जीभ भी है, जीभ में लालिमा कम है, सफेद जीभ है, तो इसका मतलब कि आप में ऐसे भी जीभ देख कर ही बताया जा सकता है कि रक्त है कि नहीं। और ब्लड यदि नहीं है शरीर में तो ऐसे भी आदमी क्या है, बीमार है। इसलिए खाया पिया करो बच्चा, तुमको तो देख के लगता है कि सुखैनी रोग है, ठीक है कि मूल में आ जाइए। नेक्स्ट आगे चलिएगा। हाँ, तो मैं बता रहा था कि शरीर के ताप को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। और इस सबको नियंत्रित कर, हालांकि एक ग्लैंड है जो हमारे टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर के रूप में जाना जाता है, वो ब्रेन में होता है और उसका नाम है हाइपोथैलेमस। अति महत्वपूर्ण परीक्षा के तथ्य हैं, तो नोट में लिख दो। हमारे शरीर का ताप जीभ, त्वचा, जल, हमारे शरीर का ताप नियमन मतलब रेगुलेशन, जीभ, जल, त्वचा, कल पढ़े थे ना, स्किन में पढ़ाए थे, त्वचा, और हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड करता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड करता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है, और यह ग्रंथि नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। ओके, इसलिए परीक्षा में जो प्रश्न देता है, लड़के गलती करके आ जाते हैं कि पूछता है कि ताप नियमन करण केंद्र कौन सा है, हाइपोथैलेमस, जीभ, या ताप नियंत्रण करने वाला, नियमन करने वाला अंग है तो हाइपोथैलेमस, जीभ, जल, त्वचा, इनमें से एक से अधिक थे, इनमें से एक से अधिक नहीं। तो देख लो कि क्वेश्चन आपका क्या दे रहा है। हाँ, मुख्य है, यदि आप एक चुनना है तो एक चुनेंगे तो हाइपोथैलेमस चुनेंगे, यदि एक चुनना होगा तो किसको चुनेंगे। लेकिन यदि आपको दे दे कि उसमें विकल्प में दे रहा है एक से अधिक, तो आप एक से अधिक को चुनिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको पढ़ाए हैं कि जीभ है, जल है, त्वचा है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि है जो नर्वस सिस्टम का महत्वपूर्ण भाग है। आगे चलकर 2-4 दिनों के बाद आप नर्वस सिस्टम पढ़िएगा तो उसमें हाइपोथैलेमस के विषय में बताएंगे ही, सेरेब्रम के विषय में बताएंगे ही, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के विषय में बताएंगे ही, सेरेबेलम के विषय में बताएंगे ही, स्पाइनल कॉर्ड के विषय में बताएंगे ही, डायनसेफ्लन के विषय में बताएंगे, ढेर सारी चीजें बताएंगे। फिलहाल तो अभी हम लोग जिसको जो चीज जानना है जीभ में, वो जीभ में यह जानना है कि जीभ क्या है, तो जीभ क्या काम करता है, तो टेस्ट वर्ड के रूप में काम करता है। ठीक है कि बड़े बड़े होटल में टेस्टर होता है, होटल मैनेजमेंट करके बड़े बड़े होटल में 2-4 लाख रुपया उसको महीना दिया जाता है। टेस्टर वो क्या करता है, सिर्फ भोजन को हल्का सा जीभ पे छूता है और उसके आधार पर फिर बड़े लोगों को भोजन परोसा जाता है, उसको टेस्टर कहते हैं। बड़े बड़े 5 स्टार होटल सब में होता है। मूल बिंदु पे आ जाइए, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु यह है कि हम लोग अभी जीभ में है और जीभ के विषय में कैसे क्वेश्चन आएगा वो भी देख लिए। जीभ में सूजन भी होता है जिसको हम लोग ग्लाइटोसिस कहते हैं, और ये ग्लाइटोसिस विटामिन B2 की कमी से होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, वो लास्ट में लिखाएंगे। अब आइए कि जीभ का अगला पिछला, ये आगे अगला पिछला, बाएं और दाएं, ये चारों भाग जो है उसका अलग अलग नेचर है। मान लिया ये तुम्हारा जीभ है, ये क्या है तुम्हारा, ये आधा कट गया है, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा जीभ है। आपका जीभ है, ये हम सब का जीभ है।
ये किसका जीव है? ये हम सब का जीव है। अब इस जीव में पिछला क्या काम करता है, आगे क्या काम करता है, इधर बाएं क्या काम करता है और दाएं क्या काम करता है, इसके विषय में लिखेंगे। तो लिखेंगे जीव का अगला भाग मीठा, ये मीठा का अनुभव करता है, बड़ा अच्छा है। जीव का अगला भाग मीठा, अब पिछला भाग करवा, करवा करुआ जिसको कहते हैं, वो मिर्च का पता लगाता है। ठीक है, जीव का अगला भाग, जीव का अगला भाग मीठा, अब पीछे का भाग करुआ, करुआ। ठीक है, इसके बाद पार्श्व भाग, पार्श्व भाग खट्टा, खट्टा, पार्श्व भाग खट्टा, पार्श्व भाग हुआ ये भाग, ये खट्टा, ये है पार्स खट्टा, और ये है, हाँ ये है नमकीन, हल्दीराम भुजिया। सर अच्छा अच्छा बात मत कहिए सर, अभी अभी सर अच्छा अच्छा बात करते हैं ना सर, तो कुछ कुछ होने लगता है सर। ठीक है, कुछ कुछ नहीं होने दो अभी। नमकीन, खट्टा, अब मुर्गा खाओगे मीट, ठीक है, अब मीट खाओगे, समझ जाओ तुम गए और तुम्हारा सिम्बायोटिक फ्रेंड कहेगा भाई चावल बन रहा है गरम गरम, अब मीट बने लो, हाँ अहा सलाद काटू, ए जय जय है आज तो, कितना खुश हो गए तुम, काश ऐसा होता। तो वो वहां का ये जो अनुभव करता करवा खाते, और पिछला भाग अनुभव करता बहुत करुआ बना दे लो भाई यहाँ, ठीक है कि नहीं। और उसमें थोड़ा सा दही वही डाल देता, अथवा नमक तेज हो जाता तो नमकीन, और थोड़ा सा चीनी मिला देता तो मीठा। देखो कि एक ही पदार्थ में चारों टेस्ट का अनुभव हो जाता। तो यही है जीव का काम। ये क्या है? ये जीव का काम है। अब अपना अपना जीव देख लो, सब देख रहा है कि ये जीव का है। तो हम पहले भी कहे कि हम अच्छे पेंटर नहीं, ठीक है कि नहीं, लेकिन मूल चीज है कि रेखांकन हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए वस्तु स्थिति को, ठीक है कि नहीं। आगे लिखिएगा कि जीव में किसकी कमी से जीव में सूजन हो जाता है, जिसको हम लोग ग्लोसाइटिस कहते हैं। तो लिखेंगे नेक्स्ट, ध्यान रखें कि विटामिन B2 की कमी से, विटामिन B2 की कमी से, विटामिन B2 की कमी से कि ग्लोसाइटोसिस हो जाता है, ग्लोसाइटोसिस हो जाता है, ग्लोसाइटिस होता है, ग्लोसाइटिस हो जाता है, ग्लोसाइटिस हो जाता है, जीभ में सूजन हो जाता है, जीभ में सूजन हो जाता है, जीभ में सूजन हो जाता है। चलिए अब मुंह में लास्ट बचता है, तीसरा है, वो है सेलिब्री ग्लैंड और सेलिवा। इसी के विषय में जानेंगे और यहां के बाद हम फिर आपको मुक्त कर देंगे, ठीक है कि नहीं। तो बस चूंकि अब आप लोग चूंकि जीभ पढ़ लिए, टेस्ट बर्ड पढ़ लिए, अब आप लोग खाने के लिए बेचैन हो गए हैं, ठीक है कि नहीं। तो खामखा नहीं, अच्छी अच्छी क्रांति और विद्रोह की आग कहां से निकलती है जानते हो? ये पेट से ही निकलता है, ठीक है कि नहीं। इसलिए हमेशा पेट को शांत करने की दिशा में हम पूरा ध्यान रखते हैं कि अब आप लोग का पेट तो विद्रोही नहीं हो रहा है, इसका तो 12 बजे से ही पेट विद्रोही है, और उस समय से कितना बाल्टी पानी पी गई है, लेकिन उससे वो शांत नहीं होगा, ठीक है। वो जब तक कुछ खाओगी नहीं हल्दीराम भुजिया, तब तक वो शांत नहीं होगा। आगे लिखो, क्या लिखे? बिस्किट है, खत्म हो गया, वो भी खत्म कर दिया। चलिए नेक्स्ट, कहा थे हम लोग? हाँ हाँ, सेलेब्री लिखोगे, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि मनुष्य के मुख में, मनुष्य का ही मुख होता है, लिखो ना, मनुष्य के मुख में तीन जोड़ा सेलेब्री ग्लैंड पाई जाती है, सेलेब्री ग्लैंड पाई जाती है, 3 जोड़ा सेलेब्री ग्लैंड पाई जाती है।
तीन जोड़ा सेलेब्री ग्लैंड पाई जाती है। पहला पैरोटिड, पहला है पैरोटिड। सॉरी इसमें तो ये लिखा हुआ है, अरे लिखो ना जितना लिखा है। कोई या कोई महात्मा गांधी का असहयोग और सबने अवज्ञा आंदोलन और वो है क्या, भारत छोड़ो आंदोलन है कि क्रम में ही रहेगा। हम पहले ये लिखा है पैरोटिड, पैरोटिड। दूसरा सबलिंगुअल, लिख लो। अब ल र में अंतर है ना जी, सबलिंगुअल। अब तीसरा है सब मैंडुबुलर, सब मैंडुबुलर, सब मैंडुबुलर। सुन लो, अब सुन लीजिए, ये तीन प्रकार का होता है। कौन कौन? पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडुबल। सब बेकार, पैरोटिड याद रखना है। पैरोटिड क्यों, इसलिए सबसे पहले पैरोटिड लिखा है क्योंकि पैरोटिड में सूजन हो जाने से बचपन में एक बीमारी होती थी, वायरल बीमारी, जिसका नाम था गलसुआ। और गलसुआ होता था, चिप्पी सट जाता था। सर तक हम लोग कब सही मानते थे कि वो ठीक हो गया? जब वो अपने आप उखड़ने लगता था, तब हम लोग ये मानते थे कि अब गलसुआ ठीक हो गया। तो पैरोटिड ग्रंथि में ही सूजन हो जाने के कारण गलसुआ, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मम्स, ठीक है, वो मम्स बीमारी होती है। तो लिखिए पैरोटिड ग्रंथि में ही, नोट अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि पैरोटिड ग्रंथि में ही सूजन हो जाने के कारण, सूजन हो जाने के कारण, सब सूजन हो जाने के कारण मम्स या गलसुआ नामक बीमारी होती है। मम्स या गलसुआ नामक बीमारी होती है। मम्स या मम्स, MUMPS। हिंदी में ही लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है यार, कोई भाषा में नियंत्रण रखो। गलसुआ नामक बीमारी होती है, ठीक है। गलसुआ नामक, कौन नामक बीमारी होती है? गलसुआ नामक बीमारी होती है। कौन नामक बीमारी होती है? गलसुआ नामक बीमारी होती है, याद रखिएगा, ठीक है कि नहीं। यह सबसे बड़ा, लार्जेस्ट सेलिब्री ग्लैंड है। तो लिखेंगे यह सबसे बड़ा लार ग्रंथि है, यह सबसे बड़ा लार ग्रंथि है। जबकि सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन है बताओ इस दोनों में? तुक्का एक मारना है, फिर भी इसमें टाइम लगता है। सबलिंगुअल लिखेंगे, सबसे बड़ी यह है लार्जेस्ट, और यह है स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी लार ग्रंथि। लिख लिए, सबसे छोटी लार ग्रंथि है और सबसे बड़ी लार ग्रंथि। सबसे बड़ी लार ग्रंथि का क्या नाम है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि का क्या नाम है? पैरोटिड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि का क्या नाम है? पैरोटिड। सबसे छोटी लार ग्रंथि का क्या नाम है? सबसे छोटी लार ग्रंथि का क्या नाम है? सबसे छोटी लार ग्रंथि का नाम सबलिंगुअल। सबसे बड़ा पैरोटिड, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। पैरोटिड के सूजन हो जाने से कौन सी बीमारी? वो कैसा बीमारी है? वायरल बीमारी है। कैसा बीमारी है? जब डिजीज में जाएंगे तो वायरस, बैक्टीरियल बीमारी, सबकी चर्चा तो होगी ही। फिलहाल आगे बढ़िए। अब हम लोग सेलिब्री ग्लैंड पढ़ लिए, लेकिन मुंह में ये तीन के अलावा लिखाए थे क्या? लार होता है, ठीक है। लार क्या है? लार क्या काम करता है? लार में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? भोजन के पचाने में इसकी क्या भूमिका होती है? इसी को तो जानना है। तो लिखिएगा लार। लार, लार में 99% पानी और 1% एंजाइम होते हैं। लार में 99% पानी और 1% एंजाइम होते हैं। 1% एंजाइम होते हैं। दो प्रकार के एंजाइम है, एमाइलेज और लाइसोजाइम। एमाइलेज ऑब्लिक लिख दो टाइलिन, एमाइलेज ऑब्लिक टाइलिन। एकदम ये भूलिएगा नहीं, आपकी परीक्षा में कई बार रिपीट है ये क्वेश्चन। लार में कौन से एंजाइम होते हैं भूलना नहीं है।
लार में कौन से एंजाइम होते हैं ये भूलना नहीं है, याद रखिएगा। लार में कौन से एंजाइम होते हैं? टाइलिन और टाइलिन ऑब्लिक एमाइलेज लाइसोजाइम, याद रखिएगा। और यह भी याद रखिएगा कि लाइसोजाइम यह बैक्टीरिया को मारता है और टाइलिन क्या करता है, ये स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। यही टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। इसलिए भोजन के कौन से न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का पाचन मुख्य में शुरू हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का, बताए थे ना अभी। तो कैसे शुरू होता है, कौन शुरू करता है, कौन सा एंजाइम इसमें मुख्य भूमिका निभाता है? तो टाइलिन। तो लिखिए, भूलेंगे नहीं कि लाइसोजाइम पसीने और आंसू में पाए जाते हैं। पसीना और आंसू में पाए जाता है, पसीने और आंसू में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसीलिए यदि कभी कट जाता है तो पहले क्या था, पहले तो कट उठ जाता था तो एंटीबायोटिक ये सब तो कुछ था नहीं, एंटीसेप्टिक सब कुछ था नहीं, तो आदमी रोता था क्योंकि कट गया। और रोता था, वो जो आंसू गिरता था वो आंसू क्या था, उस घाव पर, हाँ उस घाव पे गिरता था, वो एंटीबायोटिक का काम करता था, ठीक है कि नहीं। और क्योंकि लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है। और लाइसोजाइम किससे पाया जाता है? आंसू में पाया जाता है और पसीने में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो किसको मारता है? जो बैक्टीरिया को मार देता है। इसलिए कोरोना के काल में भी देखे होंगे कि जो पसीना बहाने वाले मजदूर थे, किसान थे, मेहनतकश लोग थे, उसको कोरोना नहीं हुआ। और जो एसी में 24 घंटा बैठने वाले लोग थे उसे कोरोना हुआ, ठीक है कि नहीं। हम अपने संदर्भ में भी इसको बहुत नजदीक से महसूस, मैं तो डीएमसीएच प्रभारी था उस समय, ठीक है कि नहीं। बहुत कम लोगों को जानकारी होगी और सैकड़ों लोगों की जान बचाने में महती भूमिका रही। रात 3-4 दिन तक तो मैं सोया नहीं, ठीक है, क्योंकि स्वाभाविक है कि उस संस्थान का मैं प्रभारी था। तो लोग फोन करते थे, कोई ऑक्सीजन के लिए, कोई एम्बुलेंस के लिए, डिफरेंट रूप में। और डीएमसीएच यही सामने वाला घर कोरोना का क्या था, घर था, ठीक है कि नहीं। रोज 10-12 हर 2 घंटा पे 2-4 निकलते हुए देखते थे। लेकिन क्या था, सबसे बड़ी बात थी कि हमने किसी चीज को अपना दास नहीं बनाया, ठीक है कि नहीं। पसीना भी बहा करके पढ़ाते हैं और जहां मौका मिलता है एसी में रहने का तो फिर हम नन एसी में भी नहीं रहते हैं, ठीक है। पूरा दिन और पूरी रात फिर एसी ही जीवन आता है। लेकिन जहां मौका मिलता है संघर्ष करने का, कठिन श्रम करने का, पसीना बहाने का, तो जम के पसीना भी बहाते हैं, ठीक है कि नहीं। और ये चीज होना भी चाहिए आपके जीवन में भी। किसी चीज का दास मत बनो, नहीं तो क्या होगा। देखते हो मेरे ऊपर कहीं से ही कहीं से भी पंखा लगा नहीं लगाया हम, ठीक है। ये तो तुम लोग का प्रेम है, स्नेह है, सम्मान है कि हमारे आने से पहले थोड़ा लगा देते हो। हम तो कहते भी नहीं है कभी, हम पे उसका फर्क भी नहीं पड़ता है कि वहां से हवा आ रहा है कि हवा नहीं आ रहा है, ठीक है कि नहीं। भोजन पेट में गया कि नहीं गया, इससे हमको पढ़ाने में ऐसे भी बहुत मजा आता है, पढ़ने में भी बहुत मजा आता है, अब पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है, ठीक है कि नहीं। और वही तुम लोग से भी आग्रह करते हैं कि ये चीज जिस दिन हो जाएगी ना, उस दिन तुम सर्वश्रेष्ठ जगह पे पहुंच जाओगे। उस चीज को लाओ। भूख जब लग रहा है इसका मतलब कि तुम पढ़ने वाला नहीं। अब तो सर ऐसा बात कह दिए कि अब कहेंगे ना भी चाहेंगे तो कह नहीं सकते हैं कि सर छोड़ दिया जाए, भूख लग रही है। चूंकि आप तो सर कह दिए, ये रेड लिटमस नहीं, ये क्या है, लिटमस पत्र की टेस्ट हो गया तुम्हारा कि भूख लग गया मतलब पढ़ने वाला नहीं है। आगे चलो। लार, क्यों चौंक जाती हो तुम, ठीक है। बगल में बैठोगी तो आवाज सुनना ही पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो लार में 2 प्रकार का एंजाइम है, टाइलिन, एमाइलेज, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम पसीने और आंसू में पाए जाते हैं। सर कहां लिखा होता, अरे जब इसी में सब लिखा जाएगा तो मेरा क्या महत्व रहेगा। जब सब कुछ इसी में लिखा जाएगा, किताब में ही लिखा जाएगा, तो मेरा क्या महत्व है यार, सो बता दो। तब तो इसको खोल दिए, तुम लिख लो, चलते हैं, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो लिखो लार और पसीने में पाया जाता है और यह बैक्टीरिया को मारता है। जबकि
जबकि वो लिख लिए लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारता है, लिख लिए ना, पीछे नहीं लिखा है, लिख लिए सब लोग। जबकि टाइलिन स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च ब्रैकेट में लिख दो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। यह भी याद रखें कि शरीर में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है। यह भी याद रखें कि शरीर में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है, मुंह में ही शुरू हो जाता है, मुंह में ही शुरू हो जाता है। ठीक है, मुंह में ही शुरू हो जाता है। और इसमें लार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह भोजन को लसलसा बनाता है भोजन में, और इसमें लार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अरे जो तुम करती हो उसको लिख दो ना, जो करते हैं मुंह में वो सब लिखो। और माने भोजन चबाना शुरू करते हैं, लसलसा हो जाता है, लसलसा हो जाता है। और इस लसलसे पदार्थ को क्या कहते हैं मुंह में? बोलस। काइम नहीं, काइम कहते हैं हम लोग, काइम कहते हैं माशय में, और काइल कहते हैं छोटी आंत में। याद रखिएगा, मुंह में जो होता है लसलसा पदार्थ उसको हम लोग बोलस कहते हैं। ठीक है, मुंह में जो रहता है लसलसा उसको क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। याद रखिएगा, मुंह में बोलस, कॉमा करके लिख लो ये चारों चीज। कहीं होता है कि अब वहां से पढ़ा रहे हैं, ध्यान से उतर गया, या परिचर्चा है ना, कॉमा करके लिख दो। अमाशय में काइम, अमाशय में जो वो भोजन का पदार्थ है उसको काइम, अमाशय में काइम। छोटी आंत में काइल, छोटी आंत में काइल कहते हैं। अमाशय में काइम, CHYME, अमाशय में काइम। और छोटी आंत में काइल कहते हैं, छोटी आंत में काइल कहते हैं। नोट में लिख देना। मुंह में 1.5 लीटर लार सभी दिन निकलते हैं, मुंह में 1.5 लीटर लार सभी दिन निकलते हैं, सभी दिन निकलते हैं। मुंह में 1.5 लीटर लार सभी दिन निकलते हैं। और लार की पीएच का मान 6.8 होता है, और लार के पीएच का मान 6.8 होता है, अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। बस मतलब कुल मिलाकर स्थिति यह है कि भोजन में, भोजन को अम्लीय रूप कौन प्रदान करता है? लार प्रदान करता है। क्योंकि लार का पीएच कितना है और प्रतिदिन मनुष्य कितना लार निकालता है? कहते हैं ना लार टपकता है। नहीं तो अधिक निकल गया, तुम्हारे में 2 लीटर निकल गया, तुम्हारे में 2 लीटर निकल गया ज्यादा, लेकिन सामान्यतः कितना लीटर निकलता है लार? तो आज हम लोग आपको भोजन हम आपके मुंह में डाल के जा रहे हैं, हम भोजन को मुंह में डाल दिए हैं। कल हम भोजन को फेरिंग्स और ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन अब बाहर निकालेंगे, फिर कुछ ग्रंथि के रोल को दिखाएंगे। तो आशा है समझ में आ गई ना? तो आज आप लोग मुंह में भोजन को लेकर जाइए, और कल जैसे जा रहे हैं वैसे ही मुंह में भोजन लेकर आएंगे। जय हिंद करने से पहले 10 करंट का फैक्ट देखो। मास्टर और प्रशासक
यदि कमजोर हो जाएगा तो वो देश बंटाधार। इसलिए मास्टर और प्रशासक को समय पर क्या रहना चाहिए, कठोर। हमको भी तुम लोग पे बहुत दया आ रही है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जो रूटीन है उसको फॉलो अप करना है। लिखेंगे 10 करेंट, खत्म। अब मजाक बंद, उसको कर दी थी।